सरकार और किसानों के बीच अभी भी विज्ञान भवन में बैठक चल रही है। मीटिंग जैसे ही खत्म होगी उसका पूरा ब्यौरा आपको हम देंगे। लेकिन नए कृषि कानून से किसानों को क्या फायदा होगा? क्या नया कानून किसानों का भाग्य बदलने वाला है? क्या इस कानून में संशोधन करने की कोई जरूरत है? इन सवालों का जवाब जानेंगे एक ऐसे शख्स से जो खुद किसान हैं, खेती और किसानी के एक्सपर्ट हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं हुकुमदेव नारायण यादव की। उनसे बात कर रहे हैं इंडिया टीवी के कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार। आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार और किसान के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन क्या किसान आंदोलन जिस तरह से चलाया जा रहा है वैसे ही आज तक देश में किसान आंदोलन का इतिहास रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव। हुकुमदेव जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आपने अपने जीवन में न जाने कितने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। किसान नेता के तौर पर आपने अपनी छवि स्थापित की, यहां तक कि आप सरकार में भी कार्यरत रहे। आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? ये किसान आंदोलन है या कुछ और? देखिए, सबसे पहले मैं आपके इंडिया टीवी के श्रोताओं को, इनके सभी लोग प्रबंधन में लगे हुए लोगों को सादर अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके न्यूज़ को मैं सुनते रहता हूं। रजत शर्मा जी का जो विश्लेषण आता है उससे मैं काफ़ी संतुष्ट भी रहता हूं। जी। सवाल है दृष्टि का, दिशा का। आपने जो प्रश्न किया है, मैं अपने एक हिंदुस्तान के दरभंगा जिला के सबसे सुदूर पिछड़े गांव में जन्म लिया था, आज से 80-82 साल पहले। तब न सड़कें थी, 4 महीना रास्ता नहीं था, बाढ़ से 3 महीना घिरा रहता था, घुटने भर पानी में खड़ा होकर के औरत मर्द शौच करते थे। आज जो हिंदुस्तान के कुछ किसान, समृद्ध और संपन्न किसान जो आंदोलन में बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, क्या उन्होंने उस असली भारत को कभी जीवन में देखा है? जिसने उस किसान की दशा को नहीं देखा, उसके बारे में ये चिंतन क्या कर सकते हैं? नंबर दूसरा, एक है किसान, एक है किसान के लिए राजनीति, एक है किसान के नाम पर राजनीति। तो जो किसान राजनीति में है वो अपने किसान के हित की बात करता है, और किसान हित माने राष्ट्र हित। किसान दयालु है, उदार है, धर्मपरायण है, राष्ट्रीयता के प्रेमी है, सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को फौज में भेजता है, देश की सेवा में भेजता है। तो उस किसान से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती जो किसान उग्रवाद का, हिंसा का, तोड़फोड़ का, राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान करने का सोचे। मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा कि स्वभाव से वो किसान हो ही नहीं सकता। तो फिर ये कौन लोग हैं? अब मैंने कहा ना, आज कुछ लोग अगर बोल देते हैं तो चिढ़ जाते हैं। मैंने कहा कि किसान भोले भाले होते हैं साहब, इनको ठगना आसान है जल्दी। जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, राजनीति के नाम पर विभिन्न प्रकार के रूप बदल बदल करके लोग इनके बीच चले जाते हैं। इनके बीच में कथा प्रवचन भी करने लगते हैं, भाषण भी देने लगते हैं, इनके जैसे रूप भी बना लेते हैं, जैसे सिनेमा में बना लेते हैं। सिनेमा का एक्टर या एक्ट्रेस जब गांव में करने के लगती, मैं देखा था मंथन में अस्मिता पाटिल जब गोबर के ऐसे उपले थापती थी तो शुद्ध लगता था, लेकिन वो तो एक्टिंग तक उतनी दूर तक था ना, वास्तविकता तो नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर जो ये जो आप कह रहे हैं, वो किसान भोले भाले इसमें फंस जाते हैं। नहीं तो ये बहरूपिये कौन है? कौन ये बहरूपिये हैं आपके हिसाब से, जिन्होंने किसान आंदोलन को अपने स्वार्थ को साधने का एक जरिया बना दिया है? देखिए, इसमें 2 बात है। एक है किसान हित, एक है किसान के नाम पर अपना हित और दल का हित। तो जो दल हित में सोचेंगे, अपने हित में सोचेंगे, अपने नेतृत्व के लिए सोचेंगे, वो कभी किसान हित में नहीं सोचेंगे और राष्ट्र हित में नहीं सोचेंगे। एक है किसान के कल्याण के लिए। तो आप जान लीजिए कि किसान हिंदुस्तान में
तीन तरह के सरकारियाँ के हिसाब से किसान है। एक है सीमांत, एक है लघु और एक है उससे ऊपर। तो जो सीमांत किसान हैं और 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले तो छोटी जोत है जी। उससे ऊपर है लघु किसान तो उससे कुछ बड़ी जोत है। उससे ऊपर है बड़े किसान जिनकी बड़ी जोत है। अब जो छोटे सबसे छोटे किसान हैं उनकी छोटी जोत है। उनकी समस्या क्या है? छोटी जोत, छोटी कम पूंजी, कम खर्चा, कम लागत, अधिक से अधिक उत्पादन और अधिक से अधिक कीमत। वो खेती भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। और एक है संपन्न समृद्ध व्यवसायी किसान जिनके पास में खेती भी है, परिवार में लोगों को नौकरी भी है, राजनीति में भी है, नेतागिरी भी है और दूसरे तरफ व्यवसाय भी है। कोल्ड स्टोरेज है, वो बड़े बड़े गोदाम हैं, आढ़तिया का काम करते हैं और फिर राजनीति भी करते हैं। और ऊपर से वो जा कर के अपने अपने संप्रदाय और धर्म के भी प्रबंधक बन जाते हैं। तो एक हिसाब से समझिए कि ऐसे भी लोग हैं, वो भी किसान हैं। तो आपके हिसाब से जो लोग आज दिल्ली के आसपास डेरा डाले बैठे हैं, इनमें से कोई भी सीमांत या लघु किसान नहीं है। ये सब बड़े किसान हैं जिनके कई तरह के अपने अपने स्वार्थ हैं। इनमें से क्या कुछ वो लोग भी हैं जिनको कुछ लोगों ने तथाकथित तौर पर नक्सली या फिर खालिस्तानी कहा है? देखिए, वो तो वहाँ जो लोग हैं वो खुद देखते हैं। एक है कि सोए को जगाया जाए, और एक जगा हुआ आदमी अगर सोने का नाटक करे तो कौन जगाएगा? वहीं पर जब अनेक टीवी चैनल के एंकर लोग जाते हैं और ऐसे देखते हैं तो दुनिया देखती है कि क्या क्या नारे लगाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे करने वाले उसमें हैं, नरेंद्र मोदी मरेगा आज नहीं तो कल मरेगा, नरेंद्र मोदी मर गया, क्या क्या नारे नहीं लगाते हैं। कोई पंजाब में मोबाइल टावर तोड़ रहा है, कोई रेलगाड़ी को बंद कर रहा है। अब देखिए कि जिस समय लद्दाख में चीन से भारत का टकराव हो रहा है, इतना तनाव, और सरकार वहाँ देश जूझ रहा है, भारत माता के प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और उस समय मालगाड़ी के मार्फत जो पलटन का रसद जाता है या उनके युद्ध की सामग्रियां बहुत चीज जाती हैं, उस समय उस रेलगाड़ी को रोकना क्या ये राष्ट्रहित में है या अप्रत्यक्ष रूप से चीन की मदद करना है? ये देश के बुद्धिजीवी सोचे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ, यह विश्लेषण का विषय, विश्लेषण का। ये जो मोबाइल टावर है, इस मोबाइल टावर को जो तोड़ रहे हैं, ये मोबाइल टावर किसी कंपनी का हो सकता है, लेकिन मोबाइल टावर से लाभ किसको है? आज किसान के पढ़े लिखे, बहुत एग्रीकल्चर पढ़े लिखे दूसरे पेशा में भी किसान के बच्चे हैं जो आज वो व्यावसायिक खेती करते हैं, व्यावसायिक खेती करते हैं। तो उसके लिए वो इनका जो मोबाइल ऐप है या डीडी किसान जो चलता है, वो 24 घंटा जो देते रहते हैं किसानी का, मैं भी कभी कभी देखता हूँ, तो उससे वो पूरे जानकारी ज्ञान लेते हैं कि कैसे क्या लगा, खेती के बारे में किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान उस ऐप से ले करके उस अनुसार खेती करते हैं। घर में बैठे लोग ऑनलाइन आप नौकरी कर रहे हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी के, हाई स्कूल के, वो लैपटॉप पर क्लास कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। मेरा एक बच्चा लॉ में पढ़ता है एमईटी में, वो यहीं से बैठे बैठे परीक्षा दे दिया है। तो मैं देखता हूँ उस समय अगर इस टावर को तोड़ दिया तो किसका नुकसान किया? वो कंपनी वाले का क्या गया? वो तो पैसा है उनके पास में, मरम्मत कर लेंगे, फिर बना लेंगे। लेकिन इसके तोड़ने से लाखों लाख इन लोगों को जो डिस्टर्ब किया, क्या ये राष्ट्रहित है या देशद्रोह है? मैं छोड़ देता हूँ शून्य वाले पर, वो चिंतन करे। इतने लोगों को ज्ञान से, विज्ञान से, तकनीकी से, आधुनिक जानकारी से वंचित कर देना और इसके मार्फत से दुश्मन को भी फायदा मिल जाए अप्रत्यक्ष रूप से, तो इस चिंतन का विषय है व्यापकता में। आपने देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया।
वो तमाम राजनीतिक दल जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बैठे हैं, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, चाहे आप एनसीपी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, वाम दलों की बात करें, आप बस एक के बाद एक दल उठाते चले जाइए जो भी आज बीजेपी के विरोध में है। सबका ये कहना है कि इन तीनों कानून को वापस लिया जाना चाहिए और लगातार उनका समर्थन भी इस आंदोलन को है। क्या ये राजनीतिक दल भी देशद्रोह जैसी बातों को हवा दे रहे हैं? देखिए, मैं उन पर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं किसी के नियत पर शंका नहीं करता। मेरे गुरु डॉक्टर लोहिया कहते थे किसी के नियत पर शंका मत करो, उनके काम से सोचो। देखो, अब बंगाल में जुलूस निकल रहा था, आप ही के टीवी पर देख रहे थे, एक मुस्लिम संगठन है कोई, वो ये किसान आंदोलन के समर्थन में जुलूस निकाल रहा था। जी, मुस्लिम लीग नहीं गया, कोई मुस्लिम संगठन। जी, फिर अखबार में आया, समाचार में आया कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोई हैं, उत्तर प्रदेश के गुरुद्वारा में घूम घूम के कह रहे थे कि किस तरह से बॉर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटाया जाए, उसका प्रबंध कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आखिर जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में सभी जाति सभी धर्म के लोग जाते हैं और गुरुद्वारा का मैं सबसे ज़्यादा प्रशंसक रहा हूँ, आज भी हूँ, कि हजारों लोग निर्धन निर्बल जिनको कहीं आश्रय नहीं है गुरुद्वारा में जाते हैं, लंगर के समय में लंगर का प्रसाद पाके उनका परवरिश चलता है। जो सर्वधर्म समभाव जहाँ हो, उस संस्था का इस्तेमाल किसी भी एक आंदोलन को समर्थन देना, इसका मतलब कि वो सर्वधर्म समभाव में नहीं है। उनका जो हित है, जो गुरु नानक देव का, गुरु गोविंद सिंह जी का, बंदा बहादुर जी का, जिनके लोग सम्मान करते हैं श्रद्धा से आज भारतवर्ष के लोग, उनके रास्ते से विमुख होकर के राजनीतिकरण करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, उचित नहीं है। मैं जरा राहुल गांधी जी का जिक्र कर लूँ यहाँ पर। राहुल गांधी जी हालांकि अभी विदेश दौरे पर हैं और कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर भी यहाँ पर नहीं थे, लेकिन लगातार ट्वीट करके कह रहे हैं कि सरकार को वापस लेना ही होगा ये 3 कानून। ये काला कानून है, ये देश को तोड़ने वाला कानून है, किसानों की कमर तोड़ने वाला कानून है, किसानों के खिलाफ खड़े होने वाला कानून है। राहुल गांधी जी की इन तमाम टिप्पणियों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आजकल एक नेता है, एक नेता, वो नेता का काम किया है 5 स्टार कल्चर। मैं कहता हूँ उनको 5 स्टार कल्चर। वो जनता के बीच से लेना देना नहीं है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो ट्विटर पर लिखते हैं। ट्विटर पर देश का दुर्भाग्य है कि बड़े घर में जन्म ले लिए तो इसका उनको विशेषाधिकार प्राप्त हो गया, तो इसीलिए उनके ट्वीट को लोग की महत्व भी देते हैं। जैसे उससे ज़्यादा कीमती ट्वीट करने वाले, ज्ञान विज्ञान की ट्वीट करने वाले हजारों गरीब घर के नौजवान विश्वविद्यालय के हैं, लेकिन उसको उतनी महत्व नहीं देते जितना उनको दिया जाता। तो वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट नहीं करते हैं, वो विषय को ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट, यही उनका काम है। दूसरा, मैं आपके चैनल से, एक गरीब आदमी हूँ, साधारण घर में जन्म लिया, मेरे माँ बाप साधारण किसान थे, मैं स्वयं अपने हाथ से हल चलाया, भैंस चराया, गाय चराया, खेती करते करते पढ़ाई की, राजनीति की, ग्राम पंचायत से दिल्ली के लाल किला तक आने में 62 बरस अपना खून पसीना बहाया। मेरे शरीर से जितना पसीना बहा होगा साहब, राहुल गांधी उतना दूध भी नहीं पिए होंगे। का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया, माँ जाके पैर न फटे बीमाई, सो का जाने पीर पर आई। अगर यही है तो नरेंद्र मोदी की बात जाने दीजिए, अमित शाह की बात जाने दीजिए, और की बात जाने दीजिए। मैं तो अब सक्रिय राजनीति से में भी नहीं हूँ, लोग किसी पद पर नहीं हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सदस्य हूँ, आजीवन भर रहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा मुझे नरेंद्र मोदी की दिशा, दृष्टि, संकल्प, अर्थनीति और राष्ट्रीयता के प्रति जो प्रेम है,
उसके प्रति मैं निष्ठा के साथ नरेंद्र मोदी के साथ हूँ, समर्थक, रात दिन अहरनिश। क्यों? इसलिए राहुल गांधी से आपके इस चैनल के मार्फत से प्रार्थना करूंगा, हे राहुल गांधी, आप बड़े घर में जन्म लिए, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं एक गरीब घर का आदमी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि किसी दिन आप इंडिया टीवी पर आइए, मैं आप बैठूं, आप बिना कागज के सहारा लिए हुए 1 घंटा तक भारत की किसान की नीति, समस्या, कारण और निदान, भारत की कृषि की समस्या का कारण और उसका निदान, इस पर आप 1 घंटा बोलिए, मैं बैठ के सुनूंगा। और 1 घंटा मैं इस पर मैं कहूंगा, देश को संबोधित करूंगा, और तब उस पर देश के लोगों पर छोड़ दिया जाए कि देश के लोग किसकी राह को पसंद करते हैं। ये है लोकतंत्र। आपने कहा कि वो बड़े परिवार से आते हैं, ज़ाहिर सी बात है खेती का उतना तजुर्बा तो उनको रहा नहीं होगा, शायद होगा भी नहीं, लेकिन ऐसे लोग क्या वाकई में किसानों की समस्याओं को बखूबी समझ सकते हैं? जो किसान नहीं है, क्या वाकई में किसानी कैसे होती है ये समझ ही सकता है? बताइए, ये फसल जितनी है ना, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, सरसों, चना, अरहर, मटर, मसूर, ये जितने फसल के नाम हैं, राहुल गांधी को और किसान नेता जो करने वाले पार्टी वाले सब हैं, चाहे सीताराम येचुरी हो, उनको कहिए कि विदाउट ब्रेक, एक सांस में, जैसे मैं नाम जैसे बोला हूँ, विदाउट ब्रेक किसी कागज को देखे हुए फसल का नाम सुना दे। कितने फसल का नाम सुना सकते हैं, सुना दे। और उनके हाथ में बीज दे दिया जाए, लौकी का, तोरी का, भिंडी का, और कहा जाए कि इस बीज को मिट्टी में लगा के बताइए कि कैसे लगाया जाता है, और धान की रुपाई कैसे होती है। जो जिनके पास में नहीं है, देश का दुर्भाग्य है। मैं आपके सामने संक्षिप्त में कहूँगा, देखिए, हिंदुस्तान मुगल शासन, अंग्रेज शासन से लेकर के बहुत रहा परेशान, अनेकों विसंगतियां, विकृतियां पैदा हुई हिंदुस्तान में, किसी तरह से उसको समापन हुआ। मैं महात्मा गांधी को इस धरती का एक अवतार मानता हूँ। अवतारी थे वो, रामकृष्ण के जैसे, जिनका लक्ष्य था, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, देश को आज़ाद दिलाया, लोकतंत्र आया, सबको बराबर का अधिकार मिल गया, जिसका स्वरूप आज है। लेकिन गांधी के नाम पर जो राज करने वाले हुए, वो ये सब तो मुगल, अंग्रेज और कांग्रेस के शासन में जो हिंदुस्तान की राजनीति में से विष निकले, वो विष से भारत जलने लगा। ये धर्म का देश है। सभी जगह से हिमालय में बैठे हुए, मैं जहाँ अंतर्दृष्टि से देखता हूँ, हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए, जो विवेकानंद ने कहा था कि आज भी हिमालय के कंदरा में ऐसे एक ऋषि बैठे हैं, महान महात्मा बैठे हैं, जिनके इच्छा मात्र से इस सृष्टि का प्रलय हो सकता है, लेकिन वो कभी इच्छा कर ही नहीं सकते, ऐसी इच्छा नहीं करेंगे। विवेकानंद के अपने शिष्यों के भी कहा था। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके अंतःकराह से, वेदना से ईश्वर ने नरेंद्र मोदी जैसे को भेजा। जो एक गरीब, निर्धन, निर्बल घर में जन्म लिए, मजदूरी के पेट से जन्म लिए, रूखा सूखा खाए, चाय बेचे, प्रचारक बन के देश भर में घूमे, जमीन पर सोए, कपड़ा लोग दे दिया सो पहन लिए, जो खिलाया सो खा लिए, और उसी में पढ़ाई करते 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 हिंदुस्तान के लोकतंत्र के गर्भ से वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, वहाँ तक पहुँच गए। अब वो इस सभी विष का समन करके देश के अंदर एक अमृत निकाल, समुद्र मंथन से विष अमृत दोनों निकला। तो विष तो शंकर जी पिए ना, तो आज नरेंद्र मोदी उस सब विष को पी के
और अमृत की धारा एक देना चाहते हैं, जो कई सौ वर्षों तक भारत में वो अमृत की धारा निकलती रहे, जो संपूर्ण विश्व को प्रभावित। ये बताइए कि वाम दल कहते हैं कि वो गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, वो उन लोगों की बात करते हैं जो सदियों से वंचित रहे हैं। वाम दल का समर्थन भी इस आंदोलन को है, किसान आंदोलन को। आपको लगता है कि वो भी नाटक कर रहे हैं? आपने सीताराम येचुरी का नाम लिया, इसलिए मुझे लगा कि ये सवाल आपसे पूछना चाहिए। उनका एक शब्द है वाम दल का, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, सर्वहारा का शासन। समझ, सर्वहारा का मतलब क्या है? मैं पब्लिक मीटिंग में समझाता था कि वामपंथी कहते हैं सर्वहारा का मतलब तन का हारा, मन का हारा, धन का हारा, विद्या का हारा, बुद्धि का हारा, सब चीज का जो हारा है, समाज का अंतिम निर्धन निर्बल मानव, उसका राज। तो ये साम्यवादी बतावे सीताराम येचुरी के मार्क्सवादी में कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई गरीब, मुझे जैसा कोई निर्धन निर्बल, कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बना हो। साहब ये सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, JNU में पढ़ने वाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, लंदन इंग्लैंड से पढ़ने वाले, बड़े बड़े कोट पैंट पहनने वाले, ये बने वामपंथियों के नेता। नेतागिरी इनके हाथ में। जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये सब बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उनका तो कहना बस कानून हटाइए, उसके बाद बात कीजिए। देखिए उनको क्यों समझ में आएगी, उनको क्या कमी है? ये 6,000 रुपया जो नरेंद्र मोदी जी सब किसान के खाता में दिए साल में, 85-90 हज़ार करोड़ जो दे चुके हैं, ये 6,000 रुपया तो सब किसान को गया ना जी। तो ये जो धरना पर बैठे हुए किसान हैं, इनके लिए 6,000 रुपया कोई कीमत है साल का? इनके तो एक दिन का कीमत, एक दिन का खर्चा नहीं है 6,000। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम के देश के करोड़ों किसान हैं, उनके लिए ये 6,000 रुपया, मेरे गांव के किसान के लिए 6,000 रुपया साहब अमृत के समान है। वामपंथी का है कि हिंदुस्तान का जो कुछ भी है ट्रेडिंग, वह ट्रेड सरकार के द्वारा चले, जैसे चीन और रूस में चलता है। ये है फिलोसफिकल वार। और दूसरा है जो नहीं, सरकार केवल नीति बनावे, उसमें पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, सर्वग्राहिता हो, सर्वस्पर्शिता हो। काम करने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के छोटे बड़े जो ट्रेड में आज लगे हुए हैं साहब, आप ही हैं। ये हिंदुस्तान का इतना जो गांव तक जो ट्रेड चलता है, सो ये अदानी और अंबानी कर रहे हैं। अदानी अंबानी तो आज नाम आया है। मेरे दादा परदादा के समय से मेरे गांव का जो बनिया है, गांव का बनिया चौराहे पर छोटी छोटी दुकान करता है गांव के सामान का, और फसल के समय में किसान का अनाज खरीदता है, बाजार में बेचता है, और उसके घर पर रुपया देता है। वो सब अदानी और अंबानी है। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारे देश के किसान आपकी बातों को समझकर कम से कम कुछ न कुछ एक निर्णय करके इस रास्ते पर आगे निकलेंगे। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी पर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। आपने अवसर दिया, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।